हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल यूजीसी नेट वाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड जो डिस्कशन किया था उसमें पहले हम लोगों ने पूरे टॉपिक की समरी देखी थी, फेजेस किस तरीके से डिवाइड हुए थे इसे हम लोगों ने देखा था, और फिर वन बाय वन करके एक एक फेज़ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी के बारे में, जहां पर हम लोगों ने ग्रीक, रोमन और अरब के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया। उससे पहले डार्क एज आई थी जहां पर चर्च डोमिनेट कर रहा था। फिर वापस से रेनेसां फेज आती है, सेबास्टियन मुंस्टर, जीन बॉडिन, मॉन्टेस्क्यू और बफॉन की डिस्कशन हम लोगों ने किया था। फिर हम लोग प्री क्लासिकल फेज पे आ गए थे जहां पर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट अब डेवलप होकर के निकल करके आया था। प्राइमरली यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, जर्मन ज्योग्राफर हैं बर्नार्ड वरेनियस एंड इमैनुअल कांत। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लासिकल फेज के बारे में। क्लासिकल फेज जो कि अगेन जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में ही प्राइमरली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अब फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि हम्बोल्ट और रिटर दो कंट्रीब्यूटर हैं, और इन दोनों लोगों ने कभी भी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग करके नहीं देखा था, लेकिन इनके जो कंट्रीब्यूशंस थे और इनके फॉलोअर जो थे, जो इनके कंट्रीब्यूशन से मोटिवेशन ले रहे थे, उन लोगों ने ज़रूर इस ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी के तौर पर ज़्यादा देखा था बजाय कि ह्यूमन ज्योग्राफी के तौर पर, जिसमें से ऑस्कर पैस्चल, फ्रेडरिक रैट्जेल, रिस्थोफेन, हेटनर और विडाल हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि विडाल डे ला ब्लाश ये एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं, और इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो की थी वो पॉसिबिलिस्टिक आइडिया या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के तरफ में ज़्यादा की थी। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो आइडिया थे वो हमें बरोज, कार्ल सावर और विटलसे के आइडिया में भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में फेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ डुअलिज्म एंड डाइकोटमी, जहां पर अब डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। क्या ज्योग्राफी फिजिकल होनी चाहिए या ह्यूमन होनी चाहिए, या फिर ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस होना चाहिए या फिर स्पेशल साइंस होनी चाहिए, या फिर ये मैन और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन स्टडी करता है उसमें नेचर डोमिनेट कर रहा है या फिर मैन डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोगों को इन तीनों डाइकोटमी के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन इस डिस्कशन से पहले हमारे पास में कुछ ज्योग्राफर लोग हैं, उनका हम लोग जरा कंट्रीब्यूशन पहले डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डुअलिज्म और डाइकोटमी के बारे में जो भी डिटेल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा देखिए याद करने वाला टॉपिक है, हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको चीज़ें समझ में आए, बट स्टिल जो नाम है वो तो याद करना ही पड़ेगा, और जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस आपको कंट्रीब्यूटर का नाम पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं ये पता होना चाहिए, और उनके थोड़ी मोड़ी कंट्रीब्यूशन और उनकी किताब का नाम इतना पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ने की ज़रूरत है, तो उतना ही पढ़िए जितना रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक ज्योग्राफर को एकदम एक एक उनकी किताब को ही उठा करके लें और एक एक किताब को ही उनके पढ़ डालें, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा कंट्रीब्यूटर के बारे में बात करते हैं। कुछ यहाँ पर रिपीटेड होंगे और कुछ यहाँ पर नए होंगे, तो दोनों ही लोगों को वन बाय वन करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आते हैं जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के। तो हमारे पास में जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, पहले तो आप सभी लोगों का नाम याद कर लेंगे। जैसे हमारे पास में एक साहब हैं ऑस्कर पैस्चल, वॉन रिस्थोफेन, इसके अलावा अल्फ्रेड हेटनर हो गए, फ्रेडरिक रैट्जेल हो गए, सीफ्रेज पासाज हो गए, जॉर्ज जेराल्ड हो गए, जोसेफ पाच हो गए, कार्ल ट्रोल हो गए, वॉल्टर क्रिस्टालर, और पॉलिटिकल ज्योग्राफर में जेलन और हॉशफर भी आ जाते हैं। अब इनके जरा कंट्रीब्यूशन को वन बाय वन करके अगर डिस्कस किया जाए तो हमारे पास में ऑस्कर पैस्चल आते हैं। ऑस्कर पैस्चल ने हम लोगों ने देखा कि ऑस्कर पैस्चल एक क्लासिकल फेज के कंट्रीब्यूटर थे, और उस समय तक हमारे पास में हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का आइडिया हमें देखने को मिला था। ऑस्कर पैस्चल हम्बोल्ट का जो सिस्टमैटिक अप्रोच था, सिस्टमैटिक अप्रोच क्योंकि हम्बोल्ट ने
जनरल ज्योग्राफी की जगह पर इन्होंने कहा कि जनरल ज्योग्राफी नहीं, हमें इसे फिजिकल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी बोलना चाहिए, या फिर इसे हम फिजिकल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं। तो ये जो फिजिकल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या फिर जो हम्बोल्ट का ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच था, इस सिस्टमैटिक अप्रोच के खिलाफ थे ऑस्कर पैश्चल। इसके अलावा रिटर का भी जो आइडिया था अबाउट द रीजनल अप्रोच, इसके भी खिलाफ थे, क्योंकि जो रिटर का रीजनल स्केल था वो कॉन्टिनेंट के लेवल पर था। यानी कि यहां पर जो इन्होंने अपना रीजनल लेवल लिया था वो कॉन्टिनेंटल स्केल पर लिया था, और ऑस्कर पैश्चल के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत लार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा, और इस तरीके से हम कभी भी ज्योग्राफी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्कर पैश्चल को बोला जाता है कि ये एक हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफर थे, हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफर थे, और इन्होंने कहीं पर भी सिस्टमैटिक स्टडी को नहीं इंपॉर्टेंस दिया था, और इसी वजह से हम्बोल्ट के और रिटर दोनों के ही ये क्रिटिसिज्म के तौर पर या दोनों के ही खिलाफ ये निकल करके आए थे। इन्होंने एक टर्म अटेम्प्ट किया था जिसका नाम है वर्ग्लीशेंड। ये एक जर्मन वर्ड है वर्ग्लीशेंड। इसका मतलब होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीफ टाइप को दूसरे के साथ में कंपेयर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक माउंटेन सिस्टम है, मान लेते हैं कि हमारे पास में सपोज रॉकी माउंटेन ही है, और हमें इस रॉकी माउंटेन को एप्लेशियन के साथ में अगर मान लो कंपेयर करना है, या मान लो हिमालय के साथ में हमें कंपेयर करना है, तो इस कंपैरिजन को ही जो हम लोगों ने अलग अलग ये रिलीफ स्ट्रक्चर देखे, जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया, इसी कंपैरिजन के टर्म को ही इन्होंने वर्ग्लीशेंड नाम दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मे बी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो वर्ड है वो किसने यूज किया है, तो आप बता देंगे ऑस्कर पैश्चल ने किया है, जर्मन स्कूल के कंट्रीब्यूटर थे ये। इसके अलावा इन्होंने कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न साइड में हमें फ्यॉर्ड देखने को मिल जाते हैं, इसकी भी स्टडी इन्होंने की थी। फ्यॉर्ड आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ अमेरिका में जैसे अगर बात करेंगे, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप टॉप को देखेंगे तो ये कटा फटा कोस्ट लाइन हमें देखने को मिल जाता है। या फिर बांग्लादेश के एरिया में, इंडिया और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जो इलाका है ये भी हमें कटा फटा देखने को मिल जाता है। इन सभी को बोलते हैं फ्यॉर्ड फॉर्मेशन। ये जो फ्यॉर्ड फॉर्मेशन हुआ था वो प्लीस्टोसीन आइस एज के दौरान में हुआ था, या फिर सिंपली कहा जाए ग्लेशियर के कारण से ये हमें फ्यॉर्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और ये फ्यॉर्ड फॉर्मेशन को ही यहाँ पर हमारे ऑस्कर पैश्चल ने स्टडी किया था, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट के जो भी फ्यॉर्ड्स है उसको स्टडी किया था। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर थे, एक कि इन्होंने रम्बोल्ड और रिटर दोनों को ही क्रिटिसाइज किया था, दूसरा जो वर्ग्लीशेंड ये टर्म है, और तीसरा फ्यॉर्ड कोस्ट। इन तीनों लोगों को नाम ध्यान रखिएगा, तीनों की चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और बाकी ये जर्मन स्कूल के ज्योग्राफर हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ज्योग्राफर आते हैं वॉन रिchthofen। रिchthofen का जो आइडिया है यह हमारे ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना जो अप्रोच रखा था वो कोरोलॉजिकल अप्रोच रखा था। कोरोलॉजिकल अप्रोच और किसका था? कोरोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली स्टार्ट किया गया था इमैनुअल कांत के द्वारा। इमैनुअल कांत ये भी जर्मन स्कूल के ही थे, लेकिन इनकी जो कोरोलॉजी थी, कोरोलॉजी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, इनका जो कोरोलॉजी था या इनका जो मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन था ये केवल और केवल मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बैठे हैं कहीं पर, समुंदर यहाँ पर है और इस तरीके से समुंदर की लहरें जैसे भी उठ रही हैं वैसे वैसे उठा उठा करके आप लिख दे रहे हैं, ऐसा कोरोलॉजी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक कोरोलॉजी है। इन्होंने जो भी अपनी नॉलेज थी उस नॉलेज को इन्होंने एक्सटेंड किया रीजन टू रीजन में, मतलब दो रीजन आपस में किस तरीके से इंटरलिंक हो रहे हैं इस पर भी इन्होंने फोकस किया था, बजाय कि जस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द एलिमेंट। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप गोवा के कोस्ट पे गए, ठीक है, गोवा के कोस्ट पे गए, गोवा के समुंदर के पास में गए, या फिर मान लो बॉम्बे के कोस्ट पे गए, या फिर मान लो कर्नाटका के कोस्ट पे गए, तो कायदे से आप क्या करेंगे, तीनों ही जगहों के जो बीचेज़ हैं वहाँ पर आप जाएंगे, आप सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। तो ये हो गया रिchthofen का आइडिया। लेकिन अगर आप गोवा पे गए वहाँ की चीज़ों को लिख दिए, बॉम्बे पे गए बॉम्बे की चीज़ों को लिख दिए, कर्नाटका को गए कर्नाटका की चीज़ों को लिख दिए और बस लिख दिए,
कंपैरिजन नहीं किया, आपस में कोई रिलेशन नहीं मेंटेन की, ये होती है एक अलग कोरोलॉजी जो कि इमैनुअल कांत ने किया था। रिस्थोफन की जो कोरोलॉजी थी ये अल्टीमेटली हैटनर और हार्टशोन को भी इन्फ्लुएंस किया था, और इसी कारण से हार्टशोन ने अपना एक आइडिया दिया था जिसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन जो कि हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। और हैटनर का आइडिया तो आप लोगों को पता ही है, जो कि अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। इन्होंने अपना एक टर्म दे दिया ईडियोग्राफी। ईडियोग्राफी तो रिस्थोफन की जो कोरोलॉजी थी वो हैटनर और हार्टशोन दोनों लोगों को ही यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है, और फिर अल्टीमेटली इन लोगों के अपने अपने कुछ यूनिक कंटेंट या यूनिक एलिमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफर आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड हैटनर। अल्फ्रेड हैटनर ने ज्योग्राफी को डिफाइन किया एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। अब ये कोरोलॉजी का इन्फ्लुएंस तो इनको रिस्थोफन के आइडिया से ही हमें देखने को मिल जाता है, और इसीलिए कोरोलॉजी को इन्होंने और ज़्यादा डिटेल करते हुए और ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए अपनी कंट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों को बताया। इनकी जो अप्रोच थी वो डिडक्टिव अप्रोच थी, और इन्होंने फिजिकल इन्वायरमेंट के ही जो यूनिक एलिमेंट है उसी को ईडियोग्राफी टर्म के जरिए यहाँ पर कोरोलॉजिकल अप्रोच के जरिए यहाँ पर लोगों को बताया। और इनकी जो आइडिया है ईडियोग्राफी और नोमोथेटिक, ये एक डाइकोटमी भी आगे जाकर के स्टैब्लिश होती है। ईडियोग्राफी का मतलब होता है जहाँ पर आप यूनिक एलिमेंट को देखते हैं, और नोमोथेटिक का मतलब होता है जो एक जनरल एलिमेंट को देखता है। जनरल एलिमेंट वर्सेस यूनिक एलिमेंट। तो ये था हमारे हैटनर का आइडिया। दो बातें हैं, एक तो ईडियोग्राफी टर्म आपको ध्यान रखना है, और दूसरा कि ये एक जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रेडरिक रैट्जेल। फ्रेडरिक रैट्जेल ने अपनी दो बुक लिखी थी, एक थी एंथ्रोपोजोग्राफी जिसमें 2 वॉल्यूम थे, 1882-1889 में पब्लिश हुई थी। एक तरफ इन नेचर को डोमिनेट किया गया था, दूसरे तरफ लैंड शाफ्ट यानी कि मैन को डोमिनेट किया गया था। मैन का जो कल्चरल लैंडस्केप है उसको डोमिनेट किया गया था। दूसरी जो किताब है वो है पॉलिटिशियल ज्योग्राफी, यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफर के तौर पर फिर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो फ्रेडरिक रैट्जेल है इनके ऊपर में सोशल डार्विनिज्म का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है, और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी थी डार्विन की, फिजिकल इन्वायरमेंट में इस फिलॉसफी पर बिलीव किया था, चाहे वो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो या फिर आपका एंथ्रोपोजोग्राफी हो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी इन्होंने लैंड एज अ लिविंग स्पेस के बारे में बात किया था, और जो आपका एंथ्रोपोजोग्राफी है यहाँ पर भी इन्होंने मैन इन्वायरमेंट रिलेशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में ही बात किया हुआ था। फ्रेडरिक रैट्जेल की जो कंट्रीब्यूटर है, मतलब कंट्रीब्यूशन है, वो कहा जाता है कि वन सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है अगर हम पूरे सिस्टमैटिकली अगर चीज़ों को देखते हैं। तो इन्होंने मोड ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंट ट्राइब और साथ ही साथ में नेशन यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में भी बता रखा था। फिर हमारे पास कुछ छोटे मोटे और भी ज्योग्राफर आ जाते हैं, जैसे कि सिगफ्रिड पासर्ज। इन्होंने कालाहारी इन एथनोग्राफीज एक बुक लिखी थी। इन्होंने अपना जो रीजन का एक मतलब कि डिवीज़न फार्मूला निकाला था वो स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज के थ्रू ही निकाला था, जैसे कि हमें डेविस के भी आइडिया में देखने को मिल जाता है। WM डेविस जो कि एक अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के देखने को मिल जाते हैं। सो जस्ट डिवीजन फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ही सब्सटीट्यूटेड रीजन प्लेस एंड फॉर्म। तो इन्होंने रीजन प्लेस और फॉर्म के बारे में बता रखा था। कुछ है नहीं, बस इनका नाम जरूर ध्यान रखना है कि एक जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन है जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो कुछ नाम और भी एक्स्ट्रा आप लोगों को याद रखने होंगे। फिर हमारे पास आते हैं जॉर्ज जेराल्ड। जॉर्ज जेराल्ड अगेन जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और इन्होंने ज्योग्राफी को डेवलप किया एज अ एग्जैक्ट साइंस। मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन इन्वायरमेंट वगैरह है इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस न लेते हुए इन्होंने एग्जैक्ट एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पर ज्योग्राफी को देखा है, ज्योग्राफी को डेवलप किया है। जोसेफ पाच आ जाते हैं हमारे पास में नेक्स्ट ज्योग्राफर। इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी किया था, यानी कि कंसेप्ट ऑफ रीजन या फिर रीजन स्केल पर इन्होंने स्टडी किया था, और प्राइमरली इन्होंने ग्लेशियर्स को स्टडी किया था। नेक्स्ट कार्ल ट्रॉल आते हैं। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में बात किया हुआ था। इन दोनों लोगों के बारे में जरा नाम ध्यान रखिएगा कि ग्लेशियर्स से रिलेटेड इन्होंने बातें की हुई हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे पास में वॉल्टर क्रिस्टॉलर। हम लोग आगे बात करेंगे लोकेशन बेस्ड थ्योरीज यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में हमारे पास में आएंगे एक चीज़ जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्लेस थ्योरी।
ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी लोकेशनल स्टडी बोली जाती है और इसको दिया गया था क्रिस्टॉलर के ही द्वारा। फिर हमारे पास दो और जोग्राफर हैं जिनका नाम है पॉलिटिकल जोग्राफी है, एक है ज़ेलन और दूसरे हैं हॉशफर। इन लोगों की कंट्रीब्यूशन हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन जोग्राफी, वहाँ पर भी तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक में हम लोग सब कुछ कर ले जाएंगे, वन बाय वन करके जब आगे और डिस्कस करते रहेंगे और भी ज्योग्राफी और भी जोग्राफर और भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट को लेकर के। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास में 3-4 लोग हैं, जैसे कि एक विडाल डे ला ब्लाश जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जीन ब्रूनश हो गए, रेकलस हो गए और ऑगस्ट कॉम्टे हो गए। हम लोगों ने ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म दिया हुआ था। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, उसे ही सिर्फ और सिर्फ माना जाएगा। तो एक साइंटिफिक स्टडी जरूर थी, लेकिन ये केवल और केवल एविडेंस बेस्ड थी। केवल जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं केवल और केवल उसी पर ये बिलीव करती थी, और ये जा करके आगे ज्योग्राफी या अदर डिसिप्लिन में भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और इसी वजह से अल्टीमेटली एक मैथमेटिकल ट्रेडिशन हमें देखने को मिल जाता है हमारे ज्योग्राफी में भी, और ये मैथमेटिकल ट्रेडिशन ये अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। मात्रात्मक क्रांति के बारे में, मात्रात्मक क्रांति के जरिए हमें ये देखने को मिल जाता है। विडाल डे ला ब्लाश की कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर देखा जाए, हालांकि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, विडाल डे ला ब्लाश ने अपनी जो मैन इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन है, मैन इन्वायरमेंट के बीच में जो भी रिलेशन है उसको इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने जो भी होमोजीनियस एरियाज़ हैं उनको स्टडी किया, और इन्होंने पेज स्केल, जिस तरीके से अलग अलग स्केल होती है ना, किलोमीटर होती है, मीटर होती है, या फिर अलग अलग स्केल होती है जिससे हम लोग नापते हैं, या फिर एक टेरिटोरियल डिवीज़न होता है। विडाल डे ला ब्लाश ने टेरिटोरियल डिवीज़न का जो नाम दिया था वो नाम दिया था पेज स्केल। पेज स्केल। हम लोगों ने रिटर का भी आइडिया डिस्कस किया था। रिटर के आइडिया में भी हम लोगों ने देखा था इन्होंने टेरिटोरियल डिवीज़न किया था, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल स्केल पर था, मतलब अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर सिविलाइजेशन नहीं होती है, छोटे छोटे लेवल पर सिविलाइजेशन होती है, और यही चीज़ है छोटे लेवल पे जो डिवीज़न है दैट इज़ पेज स्केल। ये नाम ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो रीजनल ज्योग्राफी है वो एक इंडक्टिव और हिस्टोरिकल अप्रोच के जरिए इन्होंने देखा था। इंडक्टिव का मतलब वही है कि जहां पर आप जनरल की ओर में जा रहे होते हैं, जनरल एस्पेक्ट की ओर में जा रहे होते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं। इनका जो वर्क है वो एंथ्रोपो ज्योग्राफी, एक बुक इन्होंने लिखी थी, उसमें देखा जा सकता है। और इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म के बारे में बात किया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई एक ट्राइब यहाँ पर ए रह रही थी जो आगे जाकर के मूव करने वाली है, आगे मूव कर जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये जगह जब खाली होगी, जब ए मूव कर जाएगा तो इसकी जगह पर बी आ जाएगा। तो ए के कई सारे यहाँ पर प्रैक्टिसेस होंगे, कई सारे रिलीजन होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे, बिलीफ्स होंगे। इनमें से कुछ बिलीफ सिस्टम वगैरह बी के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में नेचर नहीं था जो डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पर ये मैन था जो एक्चुअल में डोमिनेट कर रहा था, और इसने नेचर के साथ में एक रिलेशन मेंटेन किया हुआ था, और वही रिलेशन अल्टीमेटली आ करके बी के द्वारा भी अडॉप्ट कर लिया जा रहा है। इन्होंने यही चीज़ कही कि जो भी लोगों के रहन सहन का तरीका होता है, ये लोगों के रहन सहन का तरीका नेचर को भी एक लिमिट प्रोवाइड करता है, और उसी के थ्रू अल्टीमेटली मैन और नेचर दोनों एक साथ सामंजस्य बना करके रहते हैं। और इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि विडाल डे ला ब्लाश के द्वारा भी दिया गया था। हालांकि जो पॉसिबिलिज्म वर्ड है ये हम लोगों ने देखा था फैब्रे के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म है ये विडाल डे ला ब्लाश के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। अगर हम कल्चरल बाउंड्रीज के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कहा कि हम अगर किसी तरीके की बाउंड्री नेचुरल बेसिस पर या कल्चरल बेसिस पर डिवाइड करें तो रीजनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यूनाइटेड नहीं होती है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ डिवीज़न। अगर आप देखेंगे नॉर्मल, अगर आप देखेंगे, मान लो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, मान लो ये इंडिया है और ये मान लो म्यांमार का बॉर्डर है। जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, ये बॉर्डर के लोग, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नेशन तो है ही तो इस वजह से म्यांमारी होंगे या फिर इंडियन होंगे, लेकिन इनका रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने बतियाने का तरीका, लैंग्वेज हो गई, रहन सहन, सब कुछ A to Z यहाँ पर मिक्स सा देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो क्लियर बाउंड्री। और ये क्लियर बाउंड्री इसीलिए नहीं है क्योंकि एक फ्रंटियर का फॉर्मेट होता है जहाँ पर दोनों कल्चर आपस में मिल रहे होते हैं। इस तरीके से दोनों कल्चर आपस में मिल रहे होते हैं। अगर मान लो ये इंडिया का कल्चर है, ये म्यांमार का कल्चर है, तो बीच में एरिया आएगा जहाँ पर दोनों कल्चर आपस में मिल रहे होते हैं।
और इसीलिए ऐसे कोई सेपरेट बाउंड्री हम लोग खींच नहीं सकते हैं। दूसरे जोग्राफर हमारे पास आते हैं जीन ब्रूंश। जीन ब्रूंश, इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को स्टडी करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का पहले तो स्कोप और मेथड एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर में क्या हमें स्टडी करना चाहिए। तो एक ह्यूमन ज्योग्राफर है जीन ब्रूंश, इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल को भी स्टडी किया था। इन्होंने जो भी प्लांट और एनिमल वर्ल्ड है उसको भी कनेक्ट किया था। ये सब खास ज़रूरत नहीं है, मतलब उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में एक अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखी है। और दूसरी चीज़, इनका जो जीन ब्रूंश का मेन आपको यूज़ पड़ेगा वो है पॉसिबिलिज्म को लेकर के। पॉसिबिलिज्म, ये एक पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के थे, तो इनका नाम ज़रा ध्यान रखना है। बाकी इनके जो ये डिटेलिंग है इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट के थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एल्सी रेकलस। एल्सी रेकलस ने भी मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को एक साइंटिफिक वे में स्टडी किया था। ही पॉइंटेड आउट मैन डिस्ट्रॉय नेचुरल फ्लोरा एंड वाइल्ड एनिमल एंड रिप्लेस देम विद देयर ओन कल्टिवेबल क्रॉप एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसे मान लो, अगर मान लो कहीं पर कोई फॉरेस्ट लगी हुई है, इस फॉरेस्ट को काट करके अल्टीमेटली यहाँ पर क्या करेगा, ह्यूमन एक एग्रीकल्चरल फील्ड बना देगा और यहाँ पर अपनी जो फसल है वो बोएगा। यानी जो भी नेचुरल अवेलेबल वाइल्ड एनिमल या फ्लोरा फौना जो भी था उसको हटा करके वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई कर देगा। अगेन एक स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो ये जितने भी फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सभी के सभी पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के थे और मैन को ही डोमिनेट कर रहे थे। मतलब मैन इज द डोमिनेटिंग एलिमेंट ओवर द मैन इन इन्वायरमेंट रिलेशन। मैन इन्वायरमेंट रिलेशन में जो मैन है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है बजाय कि नेचर के, प्रकृति के। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं अमेरिकन जोग्राफर्स। अब अमेरिकन जोग्राफर में हमारे पास में आ जाते हैं जैसे WM डेविस, मार्क जेफरसन, आइजैक बोमैन, एलन चर्चिल सेम्पल और एल्सवर्थ हंटिंगटन। वन बाय वन करके अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं WM डेविस। WM डेविस जियोमॉर्फोलॉजी में इनका काफ़ी नाम है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी इनको कहा जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन साइकिल ऑफ इरोजन। जब जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में, किस तरीके से इरोजन होती है, डिपोजिशन क्या होती है और डेविस ने अपना क्या आइडिया दिया था। जैसे डेविस है वैसे ही हमारे पास में और भी लोग आएंगे, जैसे पेंक हो गए, वुड हो गए, LC किंग हो गए, मॉरिसोवा हो गए, सेविगियर हो गए, JT हैक हो गए, कई सारे लोग आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर यही चीज़ है, ज्योग्राफी के जो कंट्रीब्यूटर हैं या जोग्राफर्स हैं वो हमें थ्रू आउट 20 टॉपिक, थ्रू आउट जितने भी हमारे पास में टॉपिक्स हैं उन सभी पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तो बस कुछ कंपाइलेशन की जा रही है, बाकी थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग देखते रहेंगे। तो WM डेविस ये एक अमेरिकन जोग्राफर हैं और इनका जो वर्क है वो हमें जियोमॉर्फोलॉजी में देखने को मिल जाता है। इनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो अर्थ सरफेस है ये 3 चीज़ों से मिलकर के मेनली बना हुआ है। एक है जो इसका साइट बेस है, दूसरा माइग्रेशन और तीसरा है एसोसिएशन। साइट बेस जैसे कि कोई भी अपने आप में फाउंडेशन हो गया, जैसे मान लो कि कहीं पर कोई माउंटेन है तो इसका अपना जो लिथोस्फेरिक एरिया है, ये लिथोस्फेरिक एरिया ये एक तरीके का साइट बेस बन गया। माइग्रेशन, ये माइग्रेशन 2 चीज़ों की हो सकती है, ह्यूमन की भी माइग्रेशन हो सकती है और साथ ही साथ में जो भी इरोडेड मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल की भी यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर एसोसिएशन, यानी कि जो ह्यूमन होंगे वो अपनी कोई एक सोसाइटी बना करके रखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ कहा, जिस तरीके से इन्होंने किसी भी लैंडफॉर्म के बारे में भी यही आइडिया दिया था कि लैंडफॉर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। लैंडफॉर्म जो है वो एक स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, इन 3 फंक्शंस होते हैं। वैसे ही अर्थ के सरफेस पर अगर किसी भी तरीके की रीजनलाइजेशन है तो 3 चीज़ों के कारण से है, एक है साइट बेस, माइग्रेशन और फिर एसोसिएशन। इनके हिसाब से लैंडफॉर्म के बारे में बात करें तो इन्होंने यही चीज़ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज के बारे में बात किया और ये अपने आप में स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी जानी पहचानी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन का हम लोग आइडिया देखेंगे जब हम लोग प्राइमेट सिटी के बारे में बात करेंगे। प्राइमेट सिटी एक डोमिनेंट सिटी होती है किसी भी अगर स्टेट में देखते हैं तो इन्होंने अपना एक कोरोलॉजिकल जो थीम था उसके प्रोटैगनिस्ट बोले जाते हैं।
सो मार्क जेफरसन का आइडिया, ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट और ये एक अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आइजैक बोमैन। बोमैन की जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में फिर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडल्स एंड थ्योरीज रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे आइजैक बोमैन भी एक रहेंगे। इन्होंने कहा कि जो मैन है वो अपने आप को उसी तरीके से बदलता है जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो बदल रहा है। एग्जाम्पल, जैसे जब हम लोग आज़ाद हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारे पंडित नेहरू उस समय के जो है पीएम थे, और पीएम पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था, पंचशील प्रिंसिपल। ये जो पंचशील प्रिंसिपल है वो बेसिकली उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फॉर्मेट में था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब, जैसे कोल्ड वॉर चल रही थी, और कोल्ड वॉर के दौरान में दो सुपर पावर थी, एक थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको बोल सकते हैं। तो कोल्ड वॉर के दौरान में इंडिया ने कहा कि हम अपने आप को किसी भी पोलर पार्टी के थ्रू, यानी ना तो हम अमेरिका को फॉलो करने वाले हैं, ना तो ही हम यूएसएसआर को फॉलो करने वाले, और हम लोग एक मतलब एक एब्सटेन करेंगे, हम अलग रहेंगे, और इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये हो गई उस समय की पॉलिसी। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी जो वर्ल्ड है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, मतलब आज भी बटा हुआ है, पोलराइज्ड वर्ल्ड इसको बोलते हैं। पोलराइज्ड वर्ल्ड आज भी है, जहाँ पर अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सुपर पावर के तौर पर हम इन्हें देख पाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम अपने आप को पंचशील, या आज की डेट में हम अपने आप को नाम में तब्दील करके नहीं रखे हुए हैं, नॉन अलाइनमेंट करके नहीं रखे हुए हैं। हम आज की डेट में डिप्लोमेटिक हो चुके हैं। क्यों डिप्लोमेटिक हो चुके हैं? क्योंकि समय की मांग है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड बदलता है वैसे ही मैन भी बदलता है, और ये बात बोली गई थी बोमैन के द्वारा, जो कि हमें देखने को मिल भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है एलन चर्चिल सेम्पल। एलन चर्चिल सेम्पल ये रेडजिल की बेसिकली स्टूडेंट थी। ये एक डिटर्मिनिस्ट थी, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट की थी, लेकिन ये एक डिटर्मिनिस्ट थी। इनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, और इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ अ चाइल्ड ऑफ अर्थ, डस्ट ऑफ अर्थ, बट अर्थ हैज़ मर्डर्ड हिम, फेड हिम, सेट हिम टास्क। मतलब जो मैन है वो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से चीज़ों को केवल और केवल ले रहा है, पृथ्वी एक्चुअली चीज़ों को दे रही है, इस वजह से मैन ले रहा है। बात समझ में आ रही है क्या चीज़ है? सो पृथ्वी ने ऑफर किया है, अर्थ हैज़ ऑफर्ड, अर्थ ने ऑफर किया है, तब मैन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है, मैन उस चीज़ को कंज्यूम कर पा रहा है। ये आइडिया दिया गया था एलन चर्चिल सेम्पल के द्वारा। तो ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी। आगे खैर इनके बारे में और बात करेंगे, इनकी बुक के बारे में बात करेंगे जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म की जो डाइकॉटमी है वो डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सेम इसी तरीके से एल्सवर्थ हंटिंगटन भी आ जाते हैं, जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के हैं। यहाँ पर भी सेम इन्होंने क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट क्या है उसको इन्होंने स्टडी किया हुआ था। इन्होंने जो साइंटिफिक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है इसको भी स्टडी किया था, और ये बेसिकली बिलीवर थे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है यही हमारा रियल डिटर्मिनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास में और लास्ट हमारे पास में आ जाते हैं ब्रिटिश ज्योग्राफर। ब्रिटिश ज्योग्राफर आ जाते हैं हमारे पास में। अब ब्रिटिश में यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं, जैसे कि हैफोर्ड मैककाइंडर हो गए, इसके अलावा हमारे मिल साहब हो गए, इसके अलावा पैट्रिक गैडिस हो गए, हर्बर्टसन हो गए, डडली स्टैम्प हो गए, विलियम कर्क हो गए, ब्रुक्स हो गए, कोरी हो गए, एंड पीटर हैगेट हो गए। तो ये हमारे पास में इतने सारे लोग हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है, और ये डिस्कशन हम लोग वन बाय वन करके जरा शुरू किया जाए। तो हैफोर्ड मैककाइंडर के बारे में बात करें तो ये एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे। ये एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है, सबसे पहले तो इन्होंने एक हार्टलैंड थ्योरी दी थी। दिस इज़ हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी के बाद में इन्होंने मिडलैंड बेसिन की थ्योरी भी दी थी। दिस इज मिडलैंड बेसिन की थ्योरी। अलग अलग मतलब ईयर्स में दी थी, 1909, फिर उसके बाद से 1919, फिर 1942, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। इन्होंने डार्विन के कंसेप्ट को मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि लिया था, सिलेक्शन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो आइडिया है उसी चीज़ को प्रोपाउंड किया था, और अल्टीमेटली इसका हम लोगों को वर्ल्ड अफेयर पर क्या हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग इसके डिटेल्ड वर्जन को देखेंगे कि आखिर में जो हार्टलैंड थ्योरी है वो क्या है, और किस तरीके से इनर क्रेसेंट बनता है, आउटर क्रेसेंट बनता है, मिडलैंड बेसिन की थ्योरी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मिल की थ्योरी। मिल जो थे वो मैककाइंडर के ही कंटेम्प्रेरी थे,
और इनका भी डार्विनिज्म का जो कंसेप्ट है वही इन पर भी इन्फ्लुएंस पड़ा था और इन्होंने भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ही फॉलो किया था, प्रैक्टिस किया था। इन्होंने बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन के जो रेनफॉल मैप्स है उसको प्रिपेयर किया था और इन्होंने वाटर को स्टडी किया था एज पार्ट ऑफ द रियल नेचर। हालांकि इनकी कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो मिल थे ये मैकाइंडर के कंटेम्प्रेरी थे और इन पर भी डार्विन का जो इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसका इन पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं पैट्रिक गैडिस। पैट्रिक गैडिस ब्रिटिश रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी किया था और एक रीजनल अप्रोच को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी केवल और केवल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, बल्कि ये एक अप्लाइड साइंस है जो कि हम जगह जगह पर चीज़ों को बदलता हुआ देखने को हमें मिलता रहता है। नेक्स्ट आते हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन भी हमारे एक रीजनल ज्योग्राफर हैं और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को नेचुरल रीजन के बेसिस पर अलग अलग डिवीज़न किया था क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से। डेडली स्टैम्प आ जाते हैं, इन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बातें कही थी। विलियम कर्क आ जाते हैं, इन्होंने अल्टरनेटिव टू द पॉजिटिविज्म के बारे में बात किया था और इन्होंने एक मेंटल मैप यानी कि बिहेवियरल और फिनोमिनल इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था, मेंटल मैप के बारे में बात किया था, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो हम लोग देख रहे हैं, जितने लोगों के नाम देख रहे हैं, ये आपको किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा और एक तरीके से कह लीजिए ज्योग्राफर का इंट्रोडक्शन है, जो कि जिसका यूज केस अभी हम लोग आगे आने वाले जो डाइकोटमी वाला फेज है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी वजह से पहले ही इन लोगों के नाम आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए जा रहे हैं ताकि जब हम लोग डिस्कशन करें तो आप लोग इन नाम के साथ में पहले से ही कंफर्टेबल रहें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड ने बिहेवियरल और परसीव्ड इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था और इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड की ये ट्रायोलॉजी है वो एक रियल वर्ल्ड, एक परसीव्ड वर्ल्ड और एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड की है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड वो है जो हम लोग मानते हैं, रियल वर्ल्ड वो है जो रियल में है और परसीव्ड वर्ल्ड वो है जो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद परसीव करते हैं, मतलब जो हमारे दिमाग में जिसकी मेंटालिटी बनी हुई है। मतलब रियल वर्ल्ड जो हम मानना चाहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये है वो है। रियल वर्ल्ड दुनिया जैसी है, दुनिया जैसी भी है। और परसीव्ड वर्ल्ड जब एक बार ठोकर खा जाते हैं तो समझ में आता है अरे यार दुनिया तो ऐसी निकली, ये वाली चीज़ है परसीव्ड वर्ल्ड और इस चीज़ को बताया गया था ब्रुकफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं कोरी। कोरी के बारे में हम लोग देखेंगे आगे कि इन्होंने जो ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम यानी कि सिस्टम्स अप्रोच के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात किया हुआ था। सिस्टम्स अप्रोच जो कि हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन होगा। पीटर हैगेट के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पर स्ट्रेस किया था। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मॉडल्स बनाए थे और इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक को ज्योग्राफी में लेकर के आया था। बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में बहुत सारे मैथमेटिकल अप्रोच निकल करके आए थे, उसमें से हमारे कोरी साहब का ये हमारे जो पीटर हैगेट है इनका भी आइडिया मैथमेटिकल ट्रेडिशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली बात किया ज्योग्राफर के नाम की और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डुअलिज्म एंड डाइकोटमी की और डुअलिज्म एंड डाइकोटमी में हम लोग इन ज्योग्राफर को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट निकल करके आई है। तो इस क्लास का मेन मोटिव यही था कि आप जितने भी ज्योग्राफर हैं इन लोगों के नाम के साथ में रूबरू हो जाएं, गो थ्रू आप लोग कर लें और अब आगे जब हम लोग इन लोगों का नाम यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में इन लोगों का एक पिक्चर बने और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों के दिमाग में आए। तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ में PYQs भी डिस्कस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि आखिर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।